अस्सलाम वालेकुम। कल वाला क्वेश्चन कल वाला क्वेश्चन अपने सामने रखें। कल वाले क्वेश्चन का इतना डाटा आपके सामने मौजूद है, ऐसे ही है। कल वाले क्वेश्चन का इतना डाटा आपके सामने मौजूद है। ओके, अच्छा जी, अज्यूम करता हूं मैं कि आपके सामने ये डाटा अवेलेबल आपको नहीं है और रिक्वायर करता हूं आपसे कि आप बता दें हमें टोटल बस कॉस्ट कितनी पड़ी थी और पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट कितनी पड़ी थी। ये डाटा आपके सामने नहीं है। आपको टोटल ट्रिप कॉस्ट अवेलेबल है और आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता। कोई ऐसा बच्चा क्लास में बैठा है जो कल नहीं आया? जी, एक दो। हाँ, इनसे मेरा सवाल है। हमने एक नहीं, ये सही मानो मेरे को, इनको नहीं पता हमारी एग्जाम्पल में सब कुछ क्या मामला क्या चला था। ठीक है, तो आप सब भी ऐसे ही होंगे जब दरमियान वाला डाटा नहीं होगा। ये तो कल वाली एग्जाम्पल को ही एक्सटेंशन दे रहा हूँ ना मैं। ठीक है, ओके। तो ये बच्चे नहीं बता सकते कि ये जो हमने एग्जाम्पल कल बनाई जिसमें टोटल ट्रिप कॉस्ट आ रही है, इसमें दो कॉस्ट्स थी, एक बस की कॉस्ट थी, एक बर्गर की कॉस्ट थी। तो दो चीज़ें मैं उनमें अगर इंटरेस्टेड हूँ कि ये मुझे कैलकुलेट करनी है, वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक टोटल बस कॉस्ट और दूसरी वेरिएबल यानी बर्गर कॉस्ट पर स्टूडेंट। और इनमें से कोई चीज़, कोई कॉलम सामने नहीं है, इसको देखने नहीं आपको सामने। बस ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, सॉरी। ये एक कॉलम है आपके सामने और ये एक कॉलम है आपके सामने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और टोटल ट्रिप कॉस्ट है। ठीक है जी, तो आप पूरा 1 मिनट लेंगे और सोचेंगे, जवाब मुझे कोई ना दे, क्या कर सकते हैं हम। दो चीज़ें मैंने आपसे मांगी हैं। मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए यानी बर्गर कॉस्ट चाहिए पर स्टूडेंट। मेरी आपसे दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक, मुझे आप बर्गर कॉस्ट पर स्टूडेंट निकाल दें। ठीक है जी, और जिसको हमने कहा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कहा था। ठीक है जी, एक तो मुझे ये बता दें और दूसरा मुझे टोटल बस कॉस्ट निकाल दें। टोटल बस कॉस्ट, ठीक है जी, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और प्लीज़ अपने जहनों पे वही पर्दा डालिए जो आपको सामने डाटा पे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। आपको नहीं पता, वो बात आपको नहीं पता, वो तो प्रूव होगी थोड़ी देर में कि हाँ ये तो ऐसे ही था आपके सामने। आपको ना पता हो, अगर आपने एग्जाम्पल ये ना पढ़ी होती तो आपको टोटल कॉस्ट और यूनिट्स दे दिए जाते तो आपको कैसे अंदाज़ा हो कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी और फिक्स कितनी है। ये सोचने के लिए आपको अब से 1 मिनट दिया जाता है। हाँ, बाकी सबको भी सोचने दो। आज हमें चौथा दिन है कॉस्ट का टॉपिक करते हुए। छठा नहीं है, एक दिन तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे लगा है बीच में। 4 हो गए हैं, 5 में
6 वैसे प्लान थे लेकिन 6 की बजाय 7 लग रहे हैं, यानी मंडे को तो शायद पूरा दिन लगेगा, ट्यूसडे का हाफ डे शायद लगे और फिर नया टॉपिक शुरू हो जाए, देखेंगे। और ठीक है, सोचा 5-6 का ही होता है, लग 7-8 ही जाते हैं हर टॉपिक में, अभी तक तो ऐसे ही होता है। जब कंक्लूड करते हैं चीज़ें तो जी 1 मिनट गुजर गया, एक सब सब मुझे ये बताएं, वे ये बताएं बेटा, रिवॉर्ड पेपर में पास हो जाओगे, ठीक है, ऐसे फजूल में जी। सुने 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 सुने, एक तो हफ्ता में बच्चे भी बड़े कम हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, घरों को चले जाते हैं। अच्छा सुने, कितने बच्चों को लगता है कि हमने तरीका निकाल लिया है कैलकुलेट करने का? ओके 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 जी, कोई बात नहीं। आप बताइए जी, क्या सोचा है आपने? बैठ के रिलैक्स, 2 इक्वेशंस बना के लिंक, वो तो फाइनल में होता था लीनियर प्रोग्रामिंग, वो तो नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है, अभी शायद कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ गया हो, उसको तो साइड पे रखो। और आप बताओ। तुम तो मुझे तजर्बाकार लग रहे हो। किनका? क्यों 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 कैसे निकल आएगी वेरिएबल कॉस्ट? कैसे आपने ये कह लिया कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे? तो जी ये बात सुने आप तवज्जो से सारे, 30 से 70 तक बस एक ही रही थी, 30 से 70 तक, यानी एक स्टूडेंट से लेके 70 स्टूडेंट्स तक बस कॉस्ट सेम रहती है, यही पढ़ाया था आपको, ठीक है। मैंने कल वाला लेक्चर ओपन करें वैसे, उसमें जो आपके सामने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ बना हुआ है, इसमें टोटल के ऊपर आप एक गोल दायरा लगा लें एंड सर्कल करें इन टोटल्स को, टोटल और दूसरा भी टोटल, और इस टोटल के ऊपर स्टार लगाएं और सफ़े के टॉप या बॉटम पे लिखें, शायद कल बात ज़बानी बोली सी आज लिख भी लें, ठीक है। मुझे ये बताएं कि पहले बताएं फिर लिखते हैं, मुझे ये बताएं कि कल हमने जो बिहेवियर की बेस पे कॉस्ट डिटरमिन की थी कि फिक्स कौन सी वेरिएबल कौन सी है, ये टोटल की बेस पे हमने डिसीजन लिया था या पर यूनिट की बेस पे? नहीं, हमने टोटल की बेस पे डिसीजन लिया था बच्चों। हमने कहा था फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक गिवन रेंज में फिक्स रहती है इन टोटल, और फिर शायद मैंने अंडरलाइन भी करवाया था कि इस पे डिसीजन होता है, शायद बात भी की थी ये। बहरहाल भाई ये कैलकुलेटर छोड़ दो, अब बात सुन लो, ठीक है। काइंडली ये मार्कर बदल दिया करें 2 क्लासों के बाद ना, ओके। ध्यान से सुने, दोबारा बात सुने मेरी। मैंने कल आपसे कहा था कि फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है जो एक रेंज में कांस्टेंट रहती है। अब पर यूनिट तो देखते थे तो वो कम हो रही होती थी, तो फिर वो फिक्स्ड है, वो तो फिर वेरिएबल बन रही है। फिर हमने कहा था वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ाएं बढ़ती है। अब पर यूनिट में तो वो सेम थी, तो फिर वो तो वेरिएबल ना हुई। तो डिसीजन किस बेस पे लिया था? कल बताया था आपको, शायद अंडरलाइन भी करवाया था डेफिनेशन के अंदर, पहले हिस्से को अंडरलाइन कर लो, नहीं किया था तो आज अंडरलाइन कर लेंगे आप, ठीक है। नहीं तो उसी लिए लिखवा रहा हूं, आप स्टार लगा लिए टोटल पे, अब आप लिखें इसके लिए उर्दू में लिखें अपने रजिस्टर पे, कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल, इसका डिसीजन हमने टोटल की बेस पर लिया है, बल्कि यूं कहेंगे, स्टार लगा हुआ है ना आपका। कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल, इसका डिसीजन हमने टोटल की बेस पर लेना होता है। कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल, इसका डिसीजन हमने टोटल
टोटल की बेस पर लेना होता है। ठीक है, अब ज़रा दोबारा सुन लो, इस बात को रिलेट भी कर लेते हैं। हमने कहा था फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो इन टोटल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने कहा था ये फिक्स कॉस्ट है, और कहा था वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो इन टोटल इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, तो वेरिएबल कॉस्ट है। अब पर यूनिट में तो ये बिहेवियर ही डिफरेंट हो जाते थे, तो पर यूनिट बस एक एनालिसिस था, दैट्स इट। बता दिया अगर पर यूनिट देखोगे तो फिक्स कॉस्ट कम होती है, और अगर पर यूनिट देखोगे तो वेरिएबल फिक्स जो है वो फिक्स बन जाती है। अब तो परेशान ही रहो आप कि फिक्स्ड है या वेरिएबल फिक्स है। तो डिसीजन किस बेस पे लेना है हमेशा? टोटल। डिसीजन किस बेस पे लेना है हमेशा? टोटल। याद रहेगा? नहीं भी रहेगा तो लिखवा दिया। ठीक है, कि कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल, किस बेस पर डिसीजन लिया हमने? टोटल। जो कॉस्ट टोटल में, ठीक है, जो कॉस्ट इन टोटल कांस्टेंट रहे वो कौन सी है? फिक्स कॉस्ट। और जो कॉस्ट इन टोटल वेरी करे वो कौन सी है? वेरिएबल कॉस्ट। बस उसका पर यूनिट का हमें पता है उसका कि जो है वो क्या हुआ था उसके साथ। ठीक है, और सही है ना? बात समझ आ गई? चलो, अब बात पता नहीं कहां से कहां निकल गई। बात तो मैं ये कर रहा था, हमारे सामने 39,000 है, 30 बंदे जब गए थे, बस कॉस्ट 15,000 थी, ये आपको पता है, जो आज आए हैं उनको नहीं पता। ठीक है, तो उनके लिए और अब आपके लिए भी, आपको भी फिलहाल तो नहीं पता, पर्दा पड़ा हुआ है। फिक्स कॉस्ट ने बदलना नहीं है। 10 जाएं, 20 जाएं, 30 जाएं, 40 जाएं, 50 जाएं, 70 जाएं, बस कॉस्ट ने बदलना। बस कॉस्ट क्या थी? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इन टोटल नहीं बदल रही, फिक्स कॉस्ट इन टोटल नहीं बदल रही, लेकिन कॉस्ट तो बदल रही है। 39,000 से कॉस्ट बढ़ के कहां पहुंच गई है? 71,000 पर। 39,000 से 71,000 का सफर कॉस्ट ने तय किया, और हम कह रहे हैं चाहे 30 जाएं चाहे 70 जाएं, फिक्स्ड कॉस्ट तो इन दोनों लेवल्स पे सेम है। फिक्स कॉस्ट तो इन दोनों लेवल्स पे सेम है, तो फिर ये चेंज इन कॉस्ट क्यों कर आया? जाहिर सी बात है, अगर 30 और 70 दोनों लेवल्स पे, मैक्सिमम यही 70 ही था ना, लोएस्ट के 30 जाएं या मैक्सिमम 70 जाएं, इन दोनों लेवल्स पे अगर बस कॉस्ट सेम रही है, तो फिर ये कॉस्ट बढ़ किस वजह से गई है? बर्गर्स की वजह से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े तो बर्गर भी बढ़ गए। ठीक है, यहां पे भी बस कॉस्ट सेम, यहां पे भी बस कॉस्ट सेम, तो चेंज इन कॉस्ट है ड्यू टू बर्गर कॉस्ट। ड्यू टू बर्गर कॉस्ट। कितना चेंज है? कितना चेंज है? 32,000। अच्छा, ये 32,000 क्या 70 बर्गर्स की कॉस्ट है? सोच के बताना। 70 बर्गर्स की कॉस्ट 32,000 है। 30 की कॉस्ट 32,000 है? नहीं नहीं नहीं, 30 की कॉस्ट चाहे बस की थी चाहे बर्गर्स की थी, वो यहां भी शामिल थी। ठीक है, और 70 की कॉस्ट बस और बर्गर की यहां शामिल है। बस की कॉस्ट अगर सेम है तो ये चेंज हम कह रहे हैं ड्यू टू एडिशनल बर्गर्स है। तो 30 से 70 पे आते हुए 32,000 की आप कॉस्ट बता रहे हैं बढ़ी, तो यूं भी तो कह सकते हैं कि 30 से 70 पे जाते हुए 40 बर्गर्स एक्स्ट्रा पड़े हैं जिनकी ये कॉस्ट है। तो कैलकुलेटर पे करके देखें, 32,000 क्या है? एडिशनल कॉस्ट। हमने कहा जी ये बर्गर्स की इंक्रीमेंट की वजह से है, तो कितने बर्गर्स एडिशनल पड़े? 40। तो 32,000 बटा 40 करके देखें कितना है? 800। ये हमारी एग्जांपल में भाई साहब कल 800 ही था। ठीक है, बर्गर कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी थी? 800। अब इस मेथड को कहा जाता है हाइलो मेथड। ठीक है, हाईएस्ट लेवल और लोएस्ट लेवल एक्टिविटी का हमने लेना है। एक्टिविटी का, ये अनसर्कल्ड इसलिए, एक्टिविटी, कॉस्ट की तरफ नहीं, एक्टिविटी की तरफ जाना है। ठीक है, तो क्या किया हमने कहा जी हाईएस्ट लेवल पर कॉस्ट पड़ी है 71,000। ठीक है, निकालने क्या चले हैं हम? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जिसको हमने कहा हुआ है, सॉरी, बर्गर कॉस्ट, ये बोरिंग कॉस्ट लग रही होगी आपको, बर्गर कॉस्ट पर
स्टूडेंट निकालने चले हम, ठीक है जी। अब मुझे बताओ हमने क्या किया, हमने कहा जी हाईएस्ट लेवल पे 71,000 कॉस्ट है, लोएस्ट लेवल पे 39,000 कॉस्ट है। तो इस कॉस्ट का डिफरेंस कितना है, ये 32,000। अगर फिक्स कॉस्ट दोनों लेवल्स पे सेम है तो किस वजह से है, वेरिएबल कॉस्ट के बदलने की वजह से, बर्गर्स के बदलने की वजह से। जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़े थे बर्गर्स बढ़े थे, तो 39 से 71 का ये 32,000 का जो सफर है, ये 32,000 का सफर 30 से 70 स्टूडेंट्स जो पहुंचे हैं, 40 एडिशनल स्टूडेंट्स, ये बर्गर्स की कॉस्ट है। तो हम फिर फॉर्मूला ये लिखा करते हैं वैसे, क्या जी, हाईएस्ट लेवल पे कॉस्ट माइनस लोएस्ट लेवल पे कॉस्ट, हाईएस्ट लेवल पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस लोएस्ट लेवल पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये आ गया 32,000 बटा 40, और आंसर आ गया हमारे पास ₹800 पर स्टूडेंट कह लें या पर यूनिट कह लें, ठीक है। ओके, एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, ठीक है जी। यहां तक समझ आ गई है बात? किसी बच्चे को ये समझ नहीं आई तो पूछ लें, वरना मैं आगे बात बढ़ाता हूं। करें आगे बात, ओके। अब मुझे बताएं, टोटल बस कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं हम, टोटल बस कॉस्ट यानी फिक्स्ड कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, फिर सोचें। जी बताएं जी, टोटल बस कॉस्ट निकालनी है, अब क्या करें? हाँ, टोटल कॉस्ट, जिसको हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहा था, ये कौन सी कॉस्ट है जी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हमने कहा था ये वो कॉस्ट होती है दैट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये लिखा था कल, इसको बाइफरकेट करना है। तो सेमी वेरिएबल टोटल कॉस्ट क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। इसमें फिक्स भी पड़ी हुई है और वेरिएबल भी पड़ी है। तो कह सकते हैं टोटल कॉस्ट बराबर होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहा जा सकता है, कहा क्या जा सकता है ये ऐसे, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये है टोटल कॉस्ट, यानी जिसको सेमी वेरिएबल कहा था, ठीक है। अब देखा जाए तो टोटल कॉस्ट भी हमारे पास गिवन है, किसी भी लेवल पे देख लें, फिक्स कॉस्ट नहीं है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। मसला ये है, शायद निकल सकती है, शायद निकल सकती है, ठीक है। इसका मतलब स्टेप 1 क्या था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेना। जब ये निकल आई है तो फिर इसको आपने इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। अब ये किसी एक लेवल की उठा लें, यू मे पिक लोएस्ट, यू मे पिक हाईएस्ट, लेकिन इन दोनों जो आपने लिए हैं पहले भी, इन्हीं में से कोई एक लेवल उठा लें, अपनी मर्जी का बोलें, लोएस्ट जो मर्जी नहीं, एक बताएं अब, हाईएस्ट, ठीक है जी, हाईएस्ट। हाईएस्ट लेवल पे टोटल कॉस्ट कितनी है, पता नहीं हाईएस्ट लेवल क्यों सिलेक्ट करते हैं, पिछली क्लास में भी हाईएस्ट कहा था, लोएस्ट पे भी जवाब तो वही आना। बहरहाल चलें जी, हाईएस्ट पे टोटल कॉस्ट कितनी है, 71,000। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यही तो ढूंढने निकले, ये तो पता नहीं है। हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि टोटल, बल्कि यूं एक बार फॉर्मूला ये भी लिखवा ही देता हूँ, ठीक है, ताकि इसको मैं एनसर्कल कर दूं, आप इसको फिर नोट करना हो तो कर लेंगे जी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या पर स्टूडेंट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब ये है हमारी इक्वेशन, जिसको यूज़ करके हम फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है, ठीक है। तो अप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब आपने कहा था हाईएस्ट लेवल पे, तो हाईएस्ट लेवल पे 71,000 है टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमें पता नहीं है, और
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाल ली ₹800, और 71,000 वाले लेवल पे कितने स्टूडेंट्स गए थे? 70। ठीक है जी, तो ये बन गया 71,000। ये ऐसे नहीं करना इतनी तफसील से, ये बस पहली बार और आखिरी बार चूके है, इसलिए मैं तफसील से बात लिख रहा हूँ, फिर समझा देता हूँ। सिलेबस में तो ये बात उसने निकाल दी 2 दफ़ा से, लेकिन थोड़ी सी बात कर ली। पहले वैसे इस एरिया पे 2 दिन लगा करते थे, वो बताता हूँ सारी बात। बहरहाल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 56,000। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए था असल में? हमें तो टोटल बस कॉस्ट या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए थी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए 71,000 माइनस ये उधर चला जाएगा ना, 56,000। क्या आंसर आ गया? यही था हमारा बस का किराया, 15,000। ठीक है जी, तो आपको एग्जाम्पल बहरहाल वही यूज़ करवा दी ताकि आपको नज़र आ जाए, हाँ यही तो थी वो कॉस्ट, देखो हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब पर्चे के अंदर मिसिंग होगा ना ये सब डाटा, तो दरमियान वाला आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दे और आपको कॉस्ट दे दे, तो आप क्या करोगे? हाई लो मेथड, इसको क्या कहते हैं जी? हाई लो मेथड ये लगाएंगे। इसमें आपके लिए 2 स्टेप्स हैं फिलहाल। क्या? पहला स्टेप, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे। कैसे? बाय कंपेयरिंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो इन दोनों लेवल्स पे सेम है, तो इन दोनों लेवल्स में जो चेंज है वो वेरिएबल कॉस्ट का है, तो वहां से टोटल वेरिएबल कॉस्ट का चेंज, टोटल यूनिट्स का चेंज, इसको डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इसको यूज कर लेंगे इस इक्वेशन में, हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी आ जाएगी। ठीक है, सुन लें थोड़ी सी बात, फिर नोट करते रहिएगा। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में बाइफरकेट करने के 2 मेथड्स हुआ करते थे, अभी भी हैं वैसे, अब आप बड़े होंगे तो पढ़ेंगे शायद, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाके पढ़ें, वरना बीएफडी के अंदर भी कुछ पोर्शन ऐड किया उसने, अब मैंने देखा नहीं कहाँ गया ये, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमें अलग अलग करनी पड़ती है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो उसको अलग करने के ये 2 टूल्स जो हैं वो कॉस्ट अकाउंटेंट्स यूज़ करते हैं। एक हाइलो मेथड कहलाता है, दूसरा लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। ये आपने पढ़ा हुआ, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन मेथड कह लें, जो भी कह लें। ठीक है, अच्छा, ये दोनों ही आपके सिलेबस में थे पिछली अटैम्प्ट तक, और काफ़ी फेवरेट एरिया होता था आई कैप का, इसमें से सवाल देता था वो 7-8 नंबर का। ठीक है, लेकिन पिछली 2 अटैम्प्ट से ये सारा पोर्शन उसने किताब में से बिल्कुल यकसर गायब कर दिया, हाइलो मेथड भी और लीनियर रिग्रेशन भी। ठीक है, और राइस की बुक से भी अब ये गायब हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसका एक और स्टेप भी होता था, टूल था ना, टूल है ये, बड़ा यूजफुल टूल है। क्या मतलब? प्रिंसिपल साहब ने कहा ये C1 आप ये बताएं कि अगर को 50 स्टूडेंट्स जाएं तो फिर कितना खर्चा आएगा। हमने कहा ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो मसला ही कोई नहीं है। हमने कहा जी 15,000 बस वाले ने लेने और 50 इंटू, देखें हमने ये 2 चीज़ें निकाली हुई हैं, ये 2 चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली डिसीजन मेकिंग के लिए। अब किसी भी मौके पे, किसी भी जगह पे, किसी भी लेवल की कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। हमने कहा जी 15, पहले नहीं पता था हमें, अगर ये दोनों ना निकाले होते, ये डाटा तो हमारे सामने है नहीं, हमारे सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टोटल कॉस्ट ट्रिप की होती, तो क्या हम बता सकते थे कि 50 बच्चे जाने पे कितनी कॉस्ट लगेगी? हम तो नहीं बता सकते, हमें तो फिक्स कॉस्ट का नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट का नहीं पता। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों फिगर्स आ गई तो अब किसी भी लेवल पे हमसे वो कॉस्ट पूछ सकते हैं। हम कहेंगे जी ये कितनी बनी? 55,000 जी लगेंगे। उन्होंने कहा नहीं 65 जाएँ, तो गए तो नहीं थे, 65 जाएँ तो हमने कहा जी 1 मिनट की बात है, 15,000 जमा 65 इंटू जी, बात समझ आ गई? तो बड़ा यूजफुल टूल था ये, पता नहीं बहरहाल निकाल दिया इन्होंने, करते क्या हैं, अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा एरिया था, मुझे बहुत पसंद था। तो एक तीसरा स्टेप हुआ करता था जिसमें हम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का फंक्शन डेवलप कर लेते थे। वो फंक्शन होता है बेसिकली y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये आपने सुनना पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन अब ये सारा एरिया
मैं आपसे छुपा रहा हूँ। ये टोटल कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट, ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ये एक्टिविटी लेवल, ठीक है। तो इसकी अब ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये क्यों बता दिया, हाँ एक आधी जगह पे कोई एग्जाम्पल नज़र आई है अभी भी आई कैप की, शायद रह गई है, उससे ओवरलुक हो गई है, जो भी है, ठीक है, जिसके अंदर टोटल कॉस्ट गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट हाई लो मेथड से ही निकल सकती है। तो वो तो कुछ बच्चों ने कॉमन सेंस यूज़ करके भी शायद निकाल लिया था, तो वो कॉमन सेंस अब सबकी एक जैसी हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने ये आधे घंटे की 20 मिनट की बात इस पे कर ली है, ठीक है। तो बहरहाल ये हाई लो मेथड से सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन अलग करना एक्सप्रेसली तो आपके सिलेबस से आउट है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका यूज़ आ सकता है किसी ना किसी एग्जाम्पल में, ग्राफ में, छोटी सी कैलकुलेशन में, इसलिए इतना एरिया नोट कर लें हाई लो मेथड से लेकर ये टोटल फिक्स कॉस्ट तक अपने ही डाटा को अज्यूम करके जल्दी से, बस इसके अलावा बात नहीं होगी। इस पे वैसे 2 दिन लगा करते थे, तकरीबन 2 दिन, तीसरा दिन भी लग जाता था। आधा लेक्चर लीनियर रिग्रेशन पे, 2 लेक्चर्स हाई लो पे। उस पर क्या होता था, उसमें ये बताया जाता था कि अगर फिक्स कॉस्ट स्टेप ले जाए जैसे अभी लेगी, फिर कैसे निकालेंगे हम, अलग अलग कैसे करेंगे, लीनियर रिग्रेशन है उसको कैसे अप्लाई करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट में डिस्काउंट मिल जाए उसको, उसका क्या करेंगे। तो ये सारी बातें मिला जुला कर 2 से 2.5 लेक्चर बना करते थे, ठीक है। तो वो अब नहीं है, ठीक है। बहरहाल इतना तो बताए बगैर मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी। अब ये है कि आपको अगर कभी टोटल कॉस्ट में से फिक्स वेरिएबल अलग करना पड़े तो आपको पता होगा। मैं स्टेप के अलावा वाला मैंने आपको पढ़ाया है, बाकी बस एक लफ्ज़ लिख दूंगा, पहले स्टेप कॉस्ट तो पढ़ लें, इसको जल्दी से नोट कर लें। क्या हुआ, किया हुआ है ना, चलो अच्छी बात, ज़िंदगी में कभी काम आ जाएगा। नहीं, ये मेथड कहता है हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल लो, नहीं निकल सकता, बस निकल तो शायद सकता है बेटा, क्योंकि इसमें कोई स्टेप ही इन्वॉल्व नहीं है। बहरहाल ये मेथड जिन्होंने बनाया है उन्होंने हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल को ही लिया, ठीक है ना। लीनियर रिग्रेशन वो जब होता था तो ये बताया भी करते थे कि बेटर लीनियर रिग्रेशन है, क्योंकि हाईएस्ट लोएस्ट नहीं लेता, वो सारे लेवल्स लेता है। बहरहाल छोड़ो इस बात को, किस बहस में जा रहे हो। आपको अगर कभी यूज़ करना पड़े तो मोस्ट प्रोबेबली वो 2 ही लेवल्स होंगे, 2 में से तो आप निकाल ही सकते हो ना, या 3 हो जाएंगे, तो उसमें से हाईएस्ट लोएस्ट ले लेना। बहरहाल मुश्किल ही है कि उसको, क्योंकि एक्सप्रेसली उसने वैसे निकाल दिया। और पहले बड़ा हॉट फेवरेट टॉपिक होता था इसका कॉस्ट में से, यहीं से टेस्ट करता था वो, हाई लो मेथड से भी, लीनियर रिग्रेशन से भी। तो अब जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ग्रिड बदल के कॉस्ट में भी आकर कॉस्ट को साथ मिलाकर एक बड़ी ग्रिड का हिस्सा बन चुका है, तो कॉस्ट को टेस्ट करने का थोड़ा सा एंगल उसका बदला है, इसलिए हमारे पढ़ने का भी एंगल थोड़ा सा बदला हुआ है। हम ग्राफ्स को बड़े ध्यान से कर रहे हैं। ये हाई लो मेथड नोट कर रहे हैं भाई, इतने बच्चों ने नोट कर लिया। हाँ हो नहीं, 20 बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं, जल्दी करो तुम अब। तुम क्लास के बाद मुझे मिल के जाना आज। हाँ लगना चाहिए तुम्हारी है शामत ही, वैसे मिल लेना। प्राइस पर यूनिट नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
ओके, आप सब तवज्जो करें दोबारा। पिछली पिछली क्लास सुबह आती है ना, उस वक्त ठंड होती है ज़रा, इस वक्त गर्मी होती है, तो एसी वाला कोस्टर। ओके, बस करें, अब नोट हो भी रहा है तो फिर बाद में। अब सुने, अब मैंने आपसे ये कहा था कि 70 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं भेजना, ठीक है? तो 70 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं भेजा था हमने, ठीक है? अब अगस्त में आप लोग, ये शुरू में अगस्त में ट्रिप करवा के आपको घरों को भेज दिया गया। आपने अगस्त में अपनी, सॉरी तो जून में होता है, ठीक है, भेजा था, बीच में वापस आ गए थे फिर। अच्छा, अगस्त के बाद अब आप आए हैं सितंबर में, आपका नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है ना? ऐसे ही है ना, अगस्त के एंड पे हो जाता है शुरू, सितंबर में आपका एक नया ट्रिप अब गया। और क्योंकि शुरू में फ्रेश अभी अभी आप आए हैं, ठीक है, तो सितंबर में तकरीबन कोई 90 बच्चे तैयार हो गए, 90 बच्चे तैयार हो गए, ठीक है? अच्छा, जैसे एग्जाम्पल बनाई जाए वैसे ही वो बनाने वाला ही एग्जाम्पल के बारे में बताता है ना, ठीक है? इसलिए अपनी तरफ से मशवरे अपने पास रखिएगा, वो मुझे ना दीजिएगा, ठीक है? मैंने एक 30 सीटर कोस्टर का बंदोबस्त किया है, ठीक है? मैं तो यूं कहूँगा कि अगर 71वां बच्चा भी आएगा तो ठीक है, अलग बात है कि हम बांट लेंगे थोड़ा बहुत, चलो जी 20 सीटें तो 25 भी बैठ सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं तो यूँ कहना चाह रहा हूँ आपको कि समझिए इस तरह से कि 70 बच्चे वो बड़े कोस्टर में, बड़ी बस में बैठे होंगे। जब 71वां या 72वां बच्चा आएगा तो वो 1-2 बच्चे अकेले इस अब कोस्टर में बैठेंगे, कोस्टर बहरहाल नहीं आएगी, किसी एक बच्चे को भी मजीद हमने बिठाना नहीं है, ठीक है? ये ना कहना कोई नहीं सर जी फोल्डिंग ला लांगे, कोई नहीं सर जी मूड़ा रख लांगे, नहीं, कुछ नहीं करना, ठीक है? आपके अपने मशवरे आपके पास रहें, ठीक है जी बेटा? जी जी, ये आप दोनों, और किसका मशवरा आ रहा है? और उधर से मशवरा आ रहा है, वो कोने से भी आ रहा है जी। और जाना चाहोगे या बैठ के पढ़ना चाहोगे? फजूल मशवरा नहीं देना मुझे, ठीक है जी? बहरहाल वो बात तो नहीं है, बात ये है कि 20 बच्चे बढ़ गए हैं, ठीक है? और हमने एक वो मिनी कोस्टर जो होता है वो मंगवा लिया है जिसमें 30 सीटें होती हैं, ठीक है? 30-35 सीटर होता है वो, तो 30 कर लें, 28 सीटर होता है आई थिंक, 30 कर लें, ठीक है? राउंड कर ली फिगर। अब 30 सीटों वाला एक कोस्टर आ गया, ठीक है? अब 30 सीटों वाला जो कोस्टर है, इस अब ये कॉस्ट जो है ना, अब ये ब्लू वाला, इसमें ब्लू वाली लाइन नहीं है, ठीक है? वापस आ गए हम, बैक टू नॉर्मल, अपने काम पे वापस आ गए, ठीक है जी? 70 से 90 जब बच्चे हुए तो बस कॉस्ट बदलेगी तो नहीं? बदलेगी, बस कॉस्ट ही तो बदल रही है आज। हमें 70 बच्चों तक एक बस की ज़रूरत थी, जब 90 बच्चे जाएंगे तो एक कोस्टर और लेकर आना पड़ेगा, और वो कोस्टर 30 बच्चों को लेकर जाने की अहलियत रखता है, और उस कोस्टर वाले ने 10,000 रुपये किराया हमसे मांगा है, ठीक है? तो जब 90 बच्चे जाएंगे तो फिर टोटल बस कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? बढ़कर कितनी हो जाएगी जी? बढ़कर 25,000 बस कॉस्ट बढ़ गई। देखो कितनी देर से बस कॉस्ट जो है वो कितने महीनों से सेम आ रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, बस कॉस्ट में इंक्रीज आ गया, ठीक है जी? ओके, बर्गर कॉस्ट तो वैसे ही हर आने वाले स्टूडेंट के साथ बढ़ रही थी, तो बर्गर कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी जी? बेटा कैलकुलेटर निकाल लें, फजूल में अगर इतने टार्जन नहीं है तो ना बताएं। 72,000, ठीक है? या तो सही बात बता लें।
ओके जी, अभी इस डाटा में मैं फिलहाल नहीं हूं इंटरेस्टेड, ठीक है। टोटल ट्रिप कॉस्ट बढ़ के कितनी हो गई? 90। शायद इसमें भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन चलें आपको लिख के बता रहा हूं। फिलहाल जो डिब्बा लगा हुआ नज़र आ रहा है ना आपको फिक्स कॉस्ट का, असल में मैं उसका ग्राफ दोबारा बनाऊंगा। बहरहाल अक्टूबर में कितने बच्चों की कैपेसिटी है इसमें? 30 की। अक्टूबर में 100 बच्चे चले गए, ठीक है। ये फिर भी 25,000 ही है, लेकिन ये मज़ीद बढ़ के 80,000 पे चला गया किराया, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 105, ठीक है जी। वैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बाल चलें पिक्चर ज़रा पूरी बनती जाए आपके सामने, कहानी सारी आती जाए। नवंबर आया तो 120 बच्चे आ गए, 120 बच्चे आ गए। अब क्या करें? एक और कोस्टर मंगवा लें। आप अच्छे मैनेजर नहीं हैं, आप अच्छे मैनेजर नहीं हैं। छत पे नहीं बिठाना। 15,000 में बस आई थी, ठीक है। अब 20,000 में दो 20,000 में 2 कोस्टर आने हैं, तो फिर मुनासिब फैसला यही होगा एक और बस मंगवा लो, उसमें आप 60 की बजाय 70 बच्चे फिर बिठा सकोगे, ठीक है। तो तो आपने, बस ये तो वैसे ही बात ही, डाटा ऐसे थोड़ा ही होता है, तो बस वैसे ही एक मैनेजरियल डिसीजन आपको कहा कि आप अच्छे मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर, तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल 120 बच्चे जाने लगे, तो अब हमें ये कोस्टर वालों को कहा भाई आप कल से ना आना, ठीक है। कल आपने नहीं आना, और हमने बंदोबस्त किया 2 बसेस का, ठीक है। 60-60 करके बिठा लेंगे। बहरहाल 2 बसेस का बंदोबस्त किया। पैसे कितने हो गए? लो, फिक्स कॉस्ट फिर बढ़ गई। हाँ, आगे वेरिएबल कॉस्ट 96, ये तो बढ़ती जा रही है वैसे भी हर नंबर ऑफ स्टूडेंट के बढ़ने का। 126,000। दिसंबर में 130 बच्चे तैयार हो गए, ये वही रहेगी पर ये बढ़ जाएगी। टोटल ट्रिप कॉस्ट बढ़ रही है अगेन, किस वजह से? किसी लेवल पे फिक्स, ये अभी बता दूंगा, वैसे ज़रूरत नहीं है। पहले तो स्टेप आने पर भी हाई लो लगाया करते थे, पर मैं आपको कह रहा हूँ एक्सप्रेसली कि वो सिलेबस से आउट है। कोई पुराना बच्चा बैठा होता है जिसने पढ़ा होता है तो कहेगा तो भी पढ़ाया नहीं। वो किताब खोल के देखे, वो आई कैप की किताब खोल के देखे, आई कैप क्वेश्चन बैंक खोल के देखे, टोटली उसमें से उसने बिल्कुल वो गायब कर दिया, खारिज कर दिया, खाली कर दिया उसको, ठीक है। तो बहरहाल थोड़ा सा बता दिया है, फिर भी एक लफ्ज़ लिख दूंगा, अगर आ ही जाता है, इतनी बुरी किस्मत है ही सही, तो बता दो कुछ थोड़ा सा वहाँ पे कोशिश तो कर सको जी। वैसे देगा नहीं, ठीक है, ओके। उसके बाद जनवरी आया, बस 140 तक रखो ना यार, फिर नवी बस मंगानी पड़ेगी, की होगा 200। 140 तक तो हमारी बसेस में जा सकते हैं जी। फिक्स कॉस्ट सेल 30,000, ये बढ़ते जा रहे हैं। और अब ये टोटल बर्गर कॉस्ट पर यूनिट पर वगैरह वगैरह, टोटल ट्रिप कॉस्ट छोड़ो और फिक्स कॉस्ट के ऊपर ज़रा फोकस करो। फिक्स कॉस्ट के बारे में तो हमने कहा था इसकी नेचर है इन टोटल। फिक्स कहा ही क्यों था? ये इन टोटल सेम रहती है, लेकिन आप देखो वो सेम नहीं है। तो उसके साथ ही एक बात भी की थी कि एक गिवन एक्टिविटी लेवल, एक रेंज, एक कैपेसिटी है हर चीज़ की। बस की कैपेसिटी है, जब वो बस भर जाएगी तो दूसरी बस लानी पड़ेगी, फिर एक जंप लगेगा कॉस्ट को, एक स्टेप लेगी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट स्टेप लेके बढ़ जाएगी, और फिर थोड़े अरसे के लिए वो कांस्टेंट शो होगी, ठीक है ना। फिर थोड़े अरसे के लिए वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट बिहेव करेगी। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20-20 के फासले पे रखने पड़ेंगे, स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए, ठीक है जी। तो कितने स्टूडेंट्स बनाने? 140 तक जाना है। 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 100, चलो
20, 40, 60, 80, 100। जरूरत नहीं थी ना उसकी वजह से जी। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्कूल्डेंट्स ले लिए और यहाँ पे टोटल बस कॉस्ट इन रुपीज़ लेना है। तो ये जा रही है 15 से 30 तक, तो 10-10 हज़ार कर लेते हैं। 5-5 कर लें, 5, 10, 15 बहुत ज़्यादा वो जगह कम है। ठीक है 10 ही ठीक है। 10,000, 20,000, 30,000 और बस। सर आप कहते हैं तो अभी ख़त्म कर देते हैं। 12:15 तक है सर वैसे। जी ओके चलें शुरू करते हैं जी। अगर 30 बच्चे जाएं तो कॉस्ट कितनी पड़ती है? तकरीबन यहाँ पर 15 बन रही है यहाँ पर। ठीक है सही है। अगर 40 जाएं तो भी 15, 60 जाएं तो भी, 80, 70 जाएं तो भी। तो ये तो कल वाला ही ग्राफ आया यहाँ तक तो ठीक है सही हो गया। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स 70 से तजावुज़ कर गए, बढ़ गए, तो स्टूडेंट्स को ले जाने के लिए कोस्टर और मंगवाना पड़ी। तो हमारे पास बस कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ पे जंप कर गई? 25,000 पे। तो अगर अगला लेवल कौन सा था हमारे पास? 90। अगर 90 बच्चे जाएं तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 90 बच्चे जाएं तो यहाँ कहीं पर। ठीक है लेकिन एक बात ज़हन में रखना, ये ग्राफ इस तरह से स्लाइड नहीं करवा सकते आप। उसकी वजह मैंने आपको ये कहा है कि 70 से ऊपर 5 बच्चे भी आ गए हैं तो उनको ऊबर पे नहीं भेजना, रिक्शे पे नहीं भेजना। ठीक है बस नई बस मंगवा लेना। अगर आपने स्टेप कॉस्ट समझनी है तो ये बात समझे ना। ठीक है हमने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर लेना है बस। एक सर्टेन लेवल पे अगर हमारा प्लांट पहुंच गया है कि उस प्लांट ने इतनी प्रोडक्शन करनी थी तो हम एक नया प्लांट लगा लेंगे। ये थोड़ा ही है कि छोटी छोटी प्लांटियाँ लगाते रहेंगे, बस एक नया प्लांट लगा लेंगे। अब फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है। अब जैसे जैसे फ्यूचर में हमारी डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी वो तो ऑलरेडी स्पेयर कैपेसिटी पे पड़ा होगा, अनलेस के वो वाला प्लांट भी फुल्ली यूटिलाइज हो जाए। बात समझ रहे हो? प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की अगर बात करें तो ठीक है ना। तो ये इस तरह से नहीं बना करता, स्टेप ले लेगी फिक्स कॉस्ट और वो स्टेप लेकर कहाँ पे? 25 पे। ठीक है ये यहाँ से आप बेशक इधर ना बनाओ लेकिन आपको यहाँ से इस तरह से ज्वाइन करने की इजाज़त नहीं होगी। ये कॉस्ट का ग्राफ शुरू यहाँ से होगा। ठीक है जी ओके 90 बच्चे चले गए 25,000। ठीक है उसके बाद 100 जाएं तो भी यही 25,000 और 120 जाएं तो फिर गड़बड़ हो गई ना। इसका मतलब ये कहानी यहाँ तक रही थी फ्लुएंट, फिर थोड़ी देर के लिए एक गिवन एक्टिविटी लेवल जो था उस पर फिक्स कॉस्ट ने बिहेव किया कांस्टेंट, लेकिन फिर वही एक औकात थी, एक रेंज थी, एक कैपेसिटी थी। जब उससे इंक्रीज़ किया तो फिर देखो 120 बच्चे जब गए तो कॉस्ट जंप करके 30 पे चली गई। ठीक है तो यहाँ से कहीं से लेकर आओ 130 यहाँ पे। ठीक है 130 गए, 140, एक तो 30 गए तो भी, 140 जाएं तो भी। ठीक है और उसके बाद ऐसे ही ये प्रोसेस तो ना ख़त्म होने वाला है। लेकिन अगेन आपको स्टेप शो करना हो तो आपको यहाँ से लेकर आना पड़ेगा स्टेप को। ठीक है तो ये फिक्स्ड कॉस्ट ही है, लेकिन ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या करती है? एक गिवन लेवल के बाद जब फुली यूटिलाइज हो जाता है हमारा प्लांट, फुली ऑक्यूपाइड हो जाती है हमारी बस, तो फिर हमें नया प्लांट, नई बस ये लेकर आना पड़ते हैं। तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होती है, एक स्टेप लेकर इंक्रीज होती है और फिर एक कैपेसिटी हमें मिल जाती है कि उस तक ये फिर रिमेन्स कांस्टेंट, फिर
अगली बात, फिर मज़ीद कैपेसिटी बढ़ानी हो तो फिर तीसरी मिल लगा रहे होते हैं। प्रोडक्शन, हमारी आउटपुट, हमारा जो वो डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट, डिमांड बढ़ती जा रही है, हम आउटपुट बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट का। किसका ग्राफ है जी? स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इस डाटा को वहीं पे एक्सटेंड कर लें, आपकी मर्ज़ी है, अलग नोट करना है, लेकिन इसको जल्दी से बना लें। उसके बाद बुक ओपन करें और होमवर्क मैंने लिख दिया हुआ है। लर्निंग आउटकम 4, 5 और 6 रीड थॉरोली। बेटा एक एक लफ्ज़ पढ़ना है, नहीं परेशान होना। मैंने सारा याद नहीं करवाना आपको ये टॉपिक, तो मैं मंडे को एंड पे होपफुली जब ये डिस्कशंस कर लूँगा या साथ साथ जैसे पढ़ाता जाऊँगा आपको 4 और 6 पढ़ाऊँगा, तो उसमें से साथ ही निशान लगवाता जाऊँगा कि ये वाली लाइन याद रख लो, बाकी सब रीड कर लेना। ये वाली डेफिनेशन याद कर लो, बाकी सब रीड कर लेना। तो याद वाले वैसे ही याद हो चुके होंगे डिस्कशंस में आकर। आपको रीड करने वाले एक बार अच्छी तरह से रीड करने हैं, वो मैं करवा रहा हूँ आपको साथ साथ। ठीक है, अभी इसलिए नहीं अलग अलग बता रहा क्योंकि फिर कुछ मेरे जैसे चुस्त बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं चलो यार बस छड्डो रीडिंग नू की करना है। हालांकि अब MCQ बेस्ड हो गया है, कोई एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ा जा सकता, कहीं से भी 2 नंबर आ जाएं, लिख के दे दे फिर। हाँ, हो जाएंगी ख़त्म। एंड पे लेता हूँ क्वेश्चंस, हर टाइम बचा तो, पिछली क्लास में नहीं बचा वैसे। कितने बच्चों ने स्टेप्ड कॉस्ट के अलावा बाकी कहा था रीड करके आना है और वो थॉरली रीड किया था? देख लो ये हाथ, देख लो ये पास होने वाले हाथ, आप देख लो, बाद में हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा, संडे आ गया है। मैंने नहीं पढ़ाए वो दोनों 4 और 6, लेकिन देखिएगा उसमें 90% चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको गो थ्रू खुद करवाऊंगा, फिर उसमें से सिर्फ कुछ चीज़ों पे निशान लगवाऊंगा कि ये याद करने हैं, लेकिन पढ़ के आना, पढ़ के ना आए तो मंडे को खैर नहीं है आप लोगों की, बता रहा हूँ। झोली उठा उठा के बददुआएं दूंगा। झोली भी काफ़ी बड़ी है। कभी हो नहीं सकता वैसे इस तरह से, लेकिन मिन्नत है पढ़ के आ जाना। अब यही तो मिन्नतें करवाते हो मुझसे। ये हफ्ते वाले दिन बच्चे क्यों कम होते हैं? विजिटर्स होते हैं ना ये, इनको बस, इनका कुछ नहीं कहा जा सकता। सारी क्लासेस पढ़ी हो बंदा पास तो हो सकता है, लेकिन मैं सब बताता हूँ मेरे चांद, ये सारे ग्राफ मैं बनवाता हूँ, ऐसे नहीं ग्राफ छोड़ सकता मैं। है ना ये मेरा चांद। ये तुम जो हंस रहे हो, हमारे अम्मा अब्बा से जाके पूछे ना ये सबसे प्यारा दुनिया का कौन सा है, तो वो तुम्हें खड़ा कर देंगे सामने। हमसे पूछे बगैर करेंगे ये काम। हाँ बाप तो यही कहते हैं बेटा। तो मेरे बच्चों की तरह आप लोग तो मेरे लिए तो सारे चांद हो। अब ठीक है, वो बाहर वाला देख के तो यही कहेगा देखो एड्डी वड्डी दाढ़ी रख के की गल्ला करी जा रहे हैं, तो लेकिन आप सारे ऐसे ही हो, मेरे लिए तो चांद जैसे ही हो। सॉरी। ओके, नोट हो गया? बहुत टाइम लगाते हैं बेटा नोट करने में, जल्दी जल्दी नोट किया करें।
यार इस टॉपिक में ना एक लफ्ज़ नहीं छोड़ूंगा जो मैं जब तक खुद नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? तो रिलैक्स होके बस जो कहा है बस वो पढ़ के आना। ये भी मैं एक बार गुजारूंगा अपने सामने आंखों से, उसमें से फिर बताऊंगा अच्छा ये याद रखना, ये सिर्फ पढ़ना। और फिर इसी तरह से सारा चैप्टर जो है इसमें से कोई लफ्ज़ छोड़ेंगे नहीं, गो थ्रू करके ही कुछ चीज़ें सिर्फ रीड ऑनली वाली करवाऊंगा आपको, निशान लगवा दूंगा, कुछ को सिर्फ याद करना होगा, सारा नहीं, सारा चैप्टर नहीं याद कर सकते हम। श्योर बात। पठान वैसे इतने शरारती होते नहीं हैं जितना ये है ना। अभी चलो तुम्हें शोरबा खिलाता हूँ। तो उधर से पढ़ लिया करो यार, वहीं से पढ़ा करो। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। तुम लोगों ने इसीलिए इधर एडमिशन उधर लिया, तुमने रहने के लिए एडमिशन उधर लिया था। ओहो, तो तुम जाके क्लेम कर लो जी हमने तो बयानी कहानी थी, हमें नहीं पता, हमने। ओके जी, उम्मीद है नोट हो गया होगा। भाई ये स्टेप्ड कॉस्ट का ना ग्राफ वगैरह ये बच्चे नोट कर रहे थे, वो डाटा और ये ग्राफ यहाँ तक रखना था। नहीं ये साहब मसरूफ़ थे शायद। अच्छा, ये स्टेप्ड कॉस्ट पे तो लगाया नहीं, आप थोड़ी देर लगा लें ज़रा, एक आध मिनट। अच्छा जी, अब आ जाएं, ज़रा बुक ओपन करके लर्निंग आउटकम 5 ओपन करें। लर्निंग आउटकम 5 में 5 ये जो कल होमवर्क में दिया था इसके अंदर अब एक लफ्ज़ भी आपने नहीं छोड़ना, आपको समझ आएगा सब कुछ, ठीक है? बढ़ते आए आगे। ये 5.1 2 3 पढ़ के आइएगा सारा, फिर इसमें से जो इक्का दुक्का लाइंस होंगी वो मैं आपको मंडे को आइडेंटिफाई करूँगा कि बस ये बात याद रख लेना, बाकी बस जो पढ़ लिया वो काफ़ी है, ठीक है? उसके बाद कॉस्ट बिहेवियर ग्राफ्स बना लिए, सारे ग्राफ्स आगे बढ़ते जाएं, 473 से आगे 474 पे जाएं, जहाँ पे स्टेप्ड कॉस्ट रहता था स्टेप्ड कॉस्ट का ग्राफ भी हमने बना लिया। ये जो एग्जाम्पल है 5.5 और 5.4 के बाद वाली, ये दोनों एग्जाम्पल्स भी लाजमी कीजिएगा, इनमें क्या है ज़रा पता तो चले, ठीक है? अब आ जाएं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। जी हो गया था मुझे पता है, पर मैं आपको करवाऊंगा अगले 5 7 10 मिनट में जितने ग्राफ हो जाएं, ठीक है? सुने, सबसे पहला ग्राफ प्रैक्टिस क्वेश्चन को कहता है ऑन द एक्सेस प्रोवाइडेड ऑन विच, पेज नंबर 475, ऑन द एक्सेस प्रोवाइडेड ऑन विच द वर्टिकल एक्सेस डिनोट्स कॉस्ट and the horizontal axis denotes the appropriate level of activity, show the following cost behavior graphs, show the following cost behavior graphs। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इधर देखें जी, सब इधर देखें, फिक्स्ड कॉस्ट। अब जहनों में ये बात घर में तो आई होगी, सॉल्यूशन देख लिया होगा फटाफट जाके, जहनों में घर में ये बात आई होगी कि फिक्स्ड कॉस्ट कह रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट के तो हमने 2 ग्राफ बनाए थे, एक सीधी लकीर थी और एक कर्व सा था, कमान सी बनी हुई थी। अब पता नहीं कौन सा बनाना है, पता नहीं कौन सा बनाना है। तो भाई अब आपको मैं बता चुका हूं डिसीजन किस बेस पे लेते हैं हम। तो अगर कभी वो सिर्फ लिखे फिक्स्ड कॉस्ट तो इसका मतलब ही क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वो सिर्फ लिखे वेरिएबल कॉस्ट तो मतलब क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया हमने डिसीजन किसकी बेस पे लिया था, तो समझो हमारे मेन तो वो 2 ही थे ग्राफ्स पहले वाले, फिर हमने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को एक बार डिटरमिन कर लिया
ठीक है, हमने डिसीजन ले लिया कि कौन सी कॉस्ट फिक्स और कौन सी वेरिएबल। फिर फिक्स कॉस्ट का एक और बिहेवियर चेक कर लिया। अच्छा जी, अगर पर यूनिट देखें तो क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, ठीक है। इसलिए डिसीजन की बेसिस है टोटल, टोटल इन टोटल कांस्टेंट फिक्स कॉस्ट, इन टोटल वेरीज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो अगर सवाल में कभी वो आपसे कहे फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ बनाओ तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिक्स कॉस्ट सिर्फ बोलेगा तो वो टोटल की ही बात कर रहा है जिसकी बेस पे हमने डिसीजन लिया हुआ है। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट का ग्राफ आपने यूं करके लकीर लगा देनी थी, कोई डाटा शेटा लेने नहीं लग जाना। ये ना होगा आपको जी हम डाटा ज्यूम करते हैं जी, हम भी उस तरह सवाल की तरह हम जो है वो वही एग्जाम्पल तो हमें याद ही है, चलो हम वही एग्जाम्पल जो है वो लिख देते हैं, यहाँ पे स्केल बनाते हैं। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है, बस लाइन। ओके, ए कुछ नहीं मतलब एक लाइन लगा देना बस, ठीक है। उसके बाद बी, बी के बारे में क्या कह रहे हैं, अब फिर वही बात आ गई, वेरिएबल है, टोटल वेरिएबल का बनाएं तो वो ऐसे बनेगा, पर यूनिट का बनाएं तो वो यही लाइन बन जाएगी। तो क्या करें, टोटल की बेस पे हमने डिसीजन लिया होता है। तो अगर सिर्फ वेरिएबल भी कह रहा है तो कौन सा ग्राफ मांग रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और वो तो इस तरह का ग्राफ बना था, बी आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लो जी, इसमें तो कोई टेंशन ही कोई नहीं है, इसका तो पर यूनिट बनाया ही नहीं था हमने। इधर देखें, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ क्या करना है, आपने ओरिजिन से शुरू नहीं करना बस, ठीक है, और कोई डाटा नहीं ले रहे हम, कोई स्केल हो, समझाने के लिए आपको बताया था सारा कुछ, ये सब कुछ तो समझाने के लिए सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये यहाँ से स्टार्ट क्यों होता था, कुछ हिस्सा इसमें फिक्स्ड होता था, लेकिन ये डॉट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो समझाने के लिए बताया है, ये पोर्शन फिक्स्ड, ये ऊपर वाला पोर्शन वेरिएबल। हमारा टोटल कॉस्ट जो है यानी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसको कहते हैं, उसका ग्राफ वो ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मसला चल रहा है यहाँ पे भाई, जाना है क्लास से बाहर, बैठना है यहीं पे तुम तीनों ने, अब्दुल्ला से लेके तुम्हारे तक, हाँ, अब्दुल्ला से शुरू होके तुम्हारा क्या नाम है, हाँ, रजा अली तक बैठना चाहोगे दरमियान वाले समेत, ठीक है, इंसान बन के बैठो। ओके, नेक्स्ट एनुअल, ये रेट्स को काट दें। रेट्स असल में ना हमारे यहाँ पे क्योंकि इतना प्रैक्टिकली इतनी एग्जांपल नज़र नहीं आती, रेट क्या है, वो टैक्स है कि एक्सपेंस है, आप इसको काट के इसकी जगह लिखें रेंट स्लैश इंश्योरेंस, वैसी कोई भी और एग्जांपल लिख लें। रेट एक एक्सपेंस ही है, आपके भी टैक्स लॉ के अंदर स्टार्ट बात यहीं से होती है, एनी सेस रेट टैक्स, हाँ जी, तो बात तो वहीं से स्टार्ट होती है आपके स्टैंडर्ड की भी। तो सेस रेट, रेट वो भी कहता है, टैक्स वो भी रेट है सही, पर वो नाम इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पे, इसलिए इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है हमें, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस रेट्स के लफ्ज को काट के लिख लो रेंट। अच्छा जी, एक मिनट, पहले पूरी बात सुन लो फिर देख। रेंट एनुअल कह रहा है वो, रेंट क्या है, एनुअल रेंट। आपको एग्जांपल दी थी कल कि आपने दो दोस्तों ने मिलके एक फ्लैट ले लिया, 20,000 उसका किराया था, ठीक है, साल बाद बढ़ना है ना, ठीक है, तो साल शायद ना भी बढ़े, शायद ना भी बढ़े, कभी ऐसा भी होता है भाई, किराएदार मालिक मकान अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, उन्हें पता है बाहर, तो इसको तो रख लिया तो छोड़ो, अब्दुल्ला को तो रख लिया तो क्या करेगा, अभी ये बोल रहा था ना इसलिए इस पर गुस्सा आया होगा, ठीक है। तो इसने क्या करना है, इसने खज्जल कर देना है, पता नहीं किराया देगा नहीं देगा। अभी वाला जो किराएदार है वो 5 तारीख अगर कही हुई है तो हर दफ़ा 3 तारीख को किराया दे जाता है, और कभी उसने किराया मिस नहीं किया, और घर को अपना घर समझ के इस्तेमाल कर रहा है। देखो, आप लोगों को तजर्बा सबको ही होता है, ठीक है, कभी कोई मालिक मकान तो कोई किराएदार। इस तजर्बे से नॉर्मली ये लाहौर के अंदर जो है वो तकरीबन कोई 80-90% कम्युनिटी इसी हिसाब से गुजर रही होती है, ठीक है, या तो खुद मालिक मकान होंगे या किराएदार होंगे, ठीक है, नॉर्मली कुछ रह जाते हैं बस।
चलो 80% ज़्यादा कह दी, 60-70% कर लो, लेकिन ये प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं इस तरह से। तो ज़रूरी नहीं है, वो स्टार्ट के ऊपर कह भी देते हैं जी सालाना किराया बढ़ाएंगे, लेकिन कभी अंडरस्टैंडिंग अच्छी चल रही हो तो कहते हैं ठीक है यार चलने दो। बहरहाल वो तो एक स्टेप है, जब लगेगा सो लगेगा। फिलहाल तो अज्यूम करते हैं कि अगले 5 साल किराया यही रहना, अज्यूम करते हैं। अब आपने जो 20,000 रुपये किराए पे फ्लैट ले लिया, क्या आप 2 रहें या 4 रहें या 6 रहें, इससे किराए के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? एनुअल रेंट हो, मंथली रेंट हो, 6 मंथली हो, क्वार्टरली हो, बात करो रेंट है कि नहीं। और रेंट की नेचर क्या है? क्या नंबर ऑफ हेड्स पर्संस बढ़ने से ये रेंट बढ़ेगा? नहीं, एक हद तक नहीं बढ़ेगा। हाँ, आपने उस फ्लैट के एक फ्लोर को किराया, एक आपने पोर्शन किराए पे लिया हुआ था, आप लोग इतने बढ़ गए कि आपको दूसरा पोर्शन भी किराए पे लेना पड़ा। अब एक लेवल था ना, एक रेंज थी। या 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, अब 2-3 साल तक नहीं तो उसके बाद फिर एक और स्टेप लगा, अब अगले 2-3 साल तक वही लगा रहेगा। बहरहाल एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक गिवन एक्टिविटी लेवल में रेंट कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो वो कॉस्ट जो इन टोटल कांस्टेंट रहे, पर यूनिट की बात तो हम कर ही रहे, वो कॉस्ट जो इन टोटल कांस्टेंट रहे, उस कॉस्ट को क्या कहा जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट। तो एनुअल रेंट, ये एनुअल ना होता, ये मंथली हो जाता, मंथली हो जाता, क्वार्टरली हो जाता, ठीक है। रेंट क्या है? एक फिक्स्ड नेचर की कॉस्ट है। तो इसका भी वही फिक्स्ड कॉस्ट वाला ग्राफ है, ठीक है जी, वही लकीर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन करें अब्दुल्ला। ओके, क्या हुआ यहाँ पे? चाइना दी गल किने की थी? हाँ, की है चाइना नू? अच्छा अच्छा, मैं तो कहता हूँ आजकल स्टूडेंट भी चाइना के आ रहे हैं, क्वेश्चन भी चाइना के ही हैं, फिर जाहिर है उसी की। चाइना आ गया, चाइना चाह गया, चाइना के स्टूडेंट, मतलब कोई हाल नहीं। ओके जी। ई, डायरेक्ट लेबर अंडरलाइन करो पहले तो। डायरेक्ट लेबर, अभी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है ना जब, तो मैं आपको ये चीज़ें लिखवाया करूँगा साथ साथ अंडरलाइन करके, क्योंकि ये पोर्शन बहरहाल मंडे टारगेट तो है, मंडे से ट्यूसडे तक उम्मीद है हो जाएगा, है जी। आधा ट्यूसडे शायद लग जाए, पूरा भी लग जाए, नो इशू, टॉपिक है पूरा तो करना ही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, डायरेक्ट लेबर अंडरलाइन करो और लिखो इसके आगे प्रोडक्शन लेबर। डायरेक्ट लेबर कौन सी होती है जी? प्रोडक्शन लेबर, ठीक है। कभी भी फिक्स्ड नहीं होती, मुझे आवाज आई है कहीं से फिक्स्ड होती है, कभी भी फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है। प्रोडक्शन लेबर, क्या कहा मैंने? आगे लिखो उर्दू में, इन मजदूरों को हम सिर्फ तब बुलाते हैं जब हमें जरूरत पड़े। इन मजदूरों को हम सिर्फ तब बुलाते हैं जब जरूरत पड़े, ठीक है। और जितना काम करवाओगे उतने पैसे पे करोगे, ठीक है ना। तो मिसाल भी हमने ली थी एक, चलो वही मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। हमने कहा था एक गाड़ी को पेंट करने पर 2 पेंटर्स के शायद 20-40 घंटे लगते हैं, ठीक है, 20 घंटे चलो कर लो। एक पेंटर के 2 पेंटर्स के 20 घंटे एक गाड़ी को पेंट करने में लगे, और हमने उनको पे किया था ऑरली। अब अगर उनसे 2 गाड़ियां पेंट करवाएंगे तो 40 घंटे, 3 गाड़ियां पेंट करवाओगे तो 60 घंटे, कोई गाड़ी नहीं पेंट करवाओगे तो कोई पैसे नहीं दोगे, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन लेबर को कहते हैं, और प्रोडक्शन लेबर हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होती है,
ठीक है, ये याद रखना। प्रोडक्शन लेबर हमेशा वही लिखवाया आपको, यही बात मैंने आपको आसान उर्दू में लिखवाई है कि इनको हम सिर्फ तब बुलाते हैं जब हमें इनकी जरूरत पड़े। ये लेबर है, ऊपर सुपरवाइजर रखेंगे, मैनेजर वो इंजीनियर होता है, वो एक्सपर्ट होता है, वो रखेंगे, वो अपने मैनेजर को कहीं नहीं जाने देंगे, अपने सुपरवाइजर को यहीं रखेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे, उनको सारा साल तनख्वाह देंगे। लेकिन मजदूर जितनी ज़रूरत होगी उनको बुलाया करेंगे, उनको उनसे काम करवाया करेंगे, और जब उनकी ज़रूरत नहीं होगी तो उनको घरों में भेज देंगे। ठीक है, बहरहाल डायरेक्ट लेबर हमेशा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, हमेशा क्या हुआ करेगी, वेरिएबल। प्रोडक्शन लेबर हमेशा क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट उसने ना यहाँ पर डायरेक्ट नाम लिख के बनवा लिए, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल के बेसिकली ग्राफ बनाए हुए हैं। फिक्स कॉस्ट की एग्जाम्पल क्या है जी, रेंट है। फिक्स कॉस्ट की एग्जाम्पल रेंट कल दी थी मैंने आपको, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट की एग्जाम्पल क्या है, रॉ मटेरियल परचेज्ड, ये भी है, ठीक है। और लेबर वर्कड, ठीक है, जितने काम आप फर्नीचर की फैक्ट्री, आपने फर्नीचर का आपका शोरूम है, आप फर्नीचर खुद बनवाते हैं और बेचते हैं, ठीक है। तो आप कह रही है डायरेक्ट लेबर है वो जो तरखान आपने रखे हुए हैं उनको आप पैसे देते हैं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा उनसे काम करवाते हैं उतनी दिहाड़ी आपको देनी पड़ती है, आप समझ रहे हो ना। तो वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर इज अ प्रोडक्शन लेबर, प्रोडक्शन लेबर इज अ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट का लेजर ऐसे बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, एनुअल टेलीफोन बिल। तो एनुअल टेलीफोन बिल के लिए ये छोटी सी रह गया कोई, अच्छा जी, क्या नहीं है ना वेरिएबल, अभी मुझे बात ना पूरी करने देना। एनुअल, एनुअल वैसे बिल एनुअल होता तो नहीं है, मंथली होता है नॉर्मली, ठीक है। तो आप एनुअल समझो या मंथली समझो, मैं मंथली की एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। फिर एनुअल काट के मंथली कर लेना, बात तो एक जैसी ही है, ठीक है। आप जिनके पास जो पोस्ट पेड सार्फिन हो या जिनके घर पे अभी भी लैंडलाइन का फ़ोन हो, उनको ये पता होगा कि एक जब बिल आता है तो उसमें एक चीज़ होती है लाइन रेंट और दूसरा होता है कॉल चार्जेस, ठीक है। मैं मिनट्स कह देता हूँ, जितने मिनट्स कॉल होगी उसके चार्जेस हैं, ठीक है। और इधर देखें, अज्यूम करते हैं ₹2 पर मिनट, ये है पीटीसीएल ने कॉल चार्जेस दिए हुए, ठीक है जी। और 500 रुपये क्या है, लाइन रेंट, ठीक है। 500 क्या है, लाइन रेंट, ये 300, चलो ठीक है, चलें जीरो भी कर लेते हैं। कोई मिनट कॉल ना करें, बिल आएगा 500 फिर भी, ठीक है। आप को बिल आया और उसमें लिखा हुआ था जी 150 मिनट्स कॉल भी हुई है पूरे महीने में, तो कॉल चार्जेस कितने बन जाएंगे, टोटल बिल आएगा 8। आपको कहा गया जी नहीं 250 रुपये, 250 मिनट्स कॉल हुई है, तो बिल कितना हो गया। आप गए हुए थे छुट्टियों, आप गए हुए थे छुट्टियों पे, असल में ये बात के लिए तेजी थी मेरी, आप गए हुए थे छुट्टियों पे और पता चला कि 750 मिनट कॉल कर लिया, वेले निकम्मे, ठीक है। नहीं, आपने कहा, भाई ने पूछा है कि वो जमात में जाना है तो दोस्तों को तैयार कर रहा था 10 दिन के लिए, तो 750 लाइन रेंट अपनी जगह पे कायम दायम, ये कितना हो गया 1500, ठीक हो गया। अब अगर ग्राफ बनाना चाहें तो डिपेंडेंट है बिल ऑन नंबर ऑफ कॉल्स या नंबर ऑफ मिनट्स, ठीक है। तो डिपेंडेंट कॉस्ट को तो हम वाई एक्सिस पे ही लिया करते हैं, 2000 तक जाना है, 500, 1000, 1500, 2000, और मिनट्स 50-50 कर लें, 100-100 कर लें, 1, 2,
3 4 5 6, ज़्यादा ही वैसे आगे चले गए, ये पे कम कर लें थोड़े से, 650 कर लें, 550। आप लोगों ने शर्म कर ली थोड़ी सी। ये कितना बन गया? अब यहाँ तो मैं पहुँच ही गया हूँ ना। ये कितने कितने लेकर आ रहे थे? 100, 200, 300, 400, 500 और 600। जी आप बता दें। 1100 और ये 1700, 1600। ओके, ठीक हो गया ना जी? अच्छा, ये नंबर ऑफ मिनट्स और ये टोटल बिल। टोटल बिल मैंने मंथली के हिसाब से बनाया है, आप उसने एनुअल लिखा हो तो एनुअल समझ लो, वैसे एनुअल बिल होता नहीं है टेलीफोन का, शायद गलती से लिखा गया। बहरहाल यहाँ पे है नंबर ऑफ माइन्यूटिस। ओके जी, इधर देखें, अगर कोई मिनट भी कॉल ना करें तो कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 500। 150 मिनट कॉल की 800, यहाँ कहीं पे ऐसे ही है, यहाँ कहीं, बस ठीक है। कितने 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 150। अच्छा ये ठीक है, ओके। उसके बाद अगर 250 मिनट कॉल करें तो बिल पे पहुंच जाता है 1000 पे, ठीक है। ये वाला शायद थोड़ा सा गड़बड़ है, ओके। और अगर 550 मिनट कॉल करेंगे तो बिल हो जाएगा 1600, यहाँ पे, ठीक है। एलो पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। बाकी तो आपको पता है, आपको पता है, दिस इज अ मैग्नेटिक लाइन, इट विल अट्रैक्ट ऑल आयरन पार्टिकल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। और आपने देखा ये क्या है? ये क्या है? सेमी वेरिएबल की एग्जांपल है, ठीक है। तो टेलीफोन बिल में कुछ हिस्सा लाइन रेंट फिक्स होता है, कुछ वेरिएबल कॉल चार्जेस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल लिखें, बस ये आखिरी ग्राफ है, उसके बाद 2 रह जाएंगे, वो 5 मिनट में इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा मंडे को। अभी ये लाजमी पढ़ के आना है, लर्निंग आउटकम 4, 5, 6, एक एक लफ्ज पढ़ के आना है। लर्निंग आउटकम 6 में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये डिस्कस किए हुए हैं, पढ़ रहे हो कोई। एक चीज़ आएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो क्या होंगे वो समझाऊंगा इंशाल्लाह, पढ़िएगा जरूर, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। लर्निंग आउटकम 4, 5, 6, रीड थॉरोली। अच्छा जी, एक एग्जांपल है आपके सामने, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹2000, ऐसे ही अज्यूम किया, ठीक है। इफ यूनिट्स आर परचेज्ड इन एक्सेस ऑफ, हम भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं, सप्लायर ने कहा कि अगर आप 2000 के यूनिट है ना, अगर आप 100 से ज़्यादा यूनिट्स खरीदेंगे ना तो हम आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे सारी परचेज पे, ठीक है। अब पिछली क्लास में ज़रा कम था डिस्काउंट, तो इसमें ज़रा ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। 50% डिस्काउंट दे देंगे, यानी कि आपको 1000 में ये यूनिट मिलेंगे। और वो क्या कह रहा है? ऑन ऑल परचेजेस, यानी फिर ये नहीं कि 101वां और 102वां और 103वां यूनिट जो है वो मिलेगा आपको 1000 का। अगर आप 100 से ऊपर परचेज करेंगे तो फिर सारे यूनिट्स आपको 1000 में मिलेंगे, ठीक है। तो सही है, चलो ये ना कहना इतना डिस्काउंट, बस ठीक है। अगर रॉ मटेरियल परचेज करें 50, तो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको? अच्छा, रॉ मटेरियल वैसे, रॉ मटेरियल कॉस्ट वैसे है क्या? फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट ये बर्गर कॉस्ट जैसी है, जितनी कुर्सियां बनाते जाओ उतनी लकड़ी ज्यादा मंगवाओ, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल क्या है? वेरिएबल कॉस्ट हमेशा, ओके जी। 50 यूनिट्स अगर खरीदोगे तो हर यूनिट 1000 का, 2000 का मिलेगा, तो कितना बना? 1 लाख, प्लीज। और अगर 100 यूनिट्स खरीदो तो 2 लाख। लेकिन जैसे ही 100 से ऊपर गए तो 1.5 का 150, ये कितने के मिलेंगे आपको?
50% डिस्काउंट, यानी ये यहां पर 2000 का एक एक यूनिट मिल रहा था और हमने जब परचेज हिम्मत करके बढ़ाई 100 से, तो फिर हमें हर यूनिट कितने का पड़ने लग गया? 1000 का। 1,50,000 और 200 यूनिट्स फिर 2 लाख। अच्छा, ये इसको थोड़ा 60% कर ले, चलें थोड़ा सा, ताकि बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बन जाए जैसा आपकी किताब में बना हुआ है जी। 60% डिस्काउंट का मतलब है कि ओहो सॉरी 40%, 60% पे मिलेगा, मतलब 1200 का मिल जाएगा, और यही मतलब है ना 1200, तो यहाँ पे 1200 कर दें जी। कितना बना? 1,80,000 और ये कितना बन गया? हाँ अब ठीक हो गया। ओह 2,40,000 लगना जी, 1200, 2 लाख। लें जी, आपका गिराफ बनने लगा है, जिराफ नहीं गिराफ। ओके, देखिएगा अपना गिराफ, ये आपका गिराफ है। नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं और कॉस्ट वाई, जितने यूनिट्स बढ़ रहे हैं कॉस्ट उस वजह से बढ़ रही है, डिस्काउंट भी उसी वजह से मिल रहा है, तो बहरहाल कॉस्ट की चेंज यूनिट्स की वजह से है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स लेते हैं 50, 100, ये इस तरह ही है ना, 50, 100, 150, 200। ठीक है जी। नो ऑफ यूनिट्स, इनमें से कोई यूनिट नहीं है। ओके, यहां पे लेंगे टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन डिस्काउंट आ गया आज। डिस्काउंट आज से पहले नहीं देखा था। चलो बनाते हैं, डाटा हमारे पास है। ओके, अगर 50 यूनिट्स खरीद, ओहो कॉस्ट कितने लिखनी थी जी, ये लाखों में है बात, तो 50 लाख इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2,50,000। ठीक है, चलें जी। अगर 50 यूनिट्स खरीदो तो कॉस्ट पड़ती है 1 लाख। ठीक है, अगर 100 यूनिट्स खरीदो तो कॉस्ट पड़ती है 2 लाख। यहां कहीं बन रहा है ये, चले आ रहे थे हम तकरीबन ऐसे, तकरीबन ठीक है, अब गुजारा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? 150 यूनिट पे गए तो कॉस्ट क्या हुई? ओए कम हो गई, कम हो गई। कितनी कम हो गई? कहीं यहाँ कहीं आ गई 150, ये 60, 70, 80, यहाँ यहीं कहीं बन रहा है ये, यहाँ कहीं। ठीक है, चलो। और जब 200 खरीदे तो फिर 2,40,000 पे वापस चली गई। ठीक है, एक और बढ़ा लो, थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ाना चाहोगे? 250 यूनिट्स वैसे कितने बनते हैं? 250 वैसे दिल कर रहा है मेरा जरा, मैं स्लोप भी स्टीप। 250 यूनिट्स 1200 के खरीदें तो 3 लाख। बेटा कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ बस थोड़ा सा आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, 250 यानी वो 3 लाख यहाँ कहीं बनेगा ना, तो मैं उस तरह से बस सिर्फ मैं एक स्लोप दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि वो कहीं यहाँ कहीं जाके बन रहा होगा। अच्छा अब देखो, ये एक डाउनवर्ड स्लोप आई है, ये वैसे डाउनवर्ड ना आती अगर थोड़ा डिस्काउंट रखता, तो ये एक डाउनवर्ड स्लोप आई है, और वो डाउनवर्ड स्लोप आई है डिस्काउंट की वजह से, लेकिन उसके बाद ये दोबारा से कहानी उसी तरह से चल पड़ी है। मुझसे वो 250 नहीं मिला। ठीक है, उसको बार हो गया। ठीक है जी, ना लिखे। ओके, जगह भी कम है। ये अब हमारे पास ग्राफ है, वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। डाउनवर्ड स्लोप क्यों आया थोड़ा सा? ये एक्चुअली नो डाउनवर्ड आता भी नहीं है, इतना डिस्काउंट होता नहीं है, बस थोड़ा सा यूं चलते चलते ऐसे थोड़ा सा यूं सीधा होकर फिर चल पड़ता है वो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिस्काउंट इसीलिए रखा ताकि आपको ये इस तरह से डाउनवर्ड होती नजर आए कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है, अपने ट्रेंड पे चल रही थी, जो इसका ट्रेंड है। ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रेंड था कि हमें मिल गया डिस्काउंट, और डिस्काउंट मिलने के बाद
है तो वेरिएबल कॉस्ट ही। हाँ, थोड़ी सी स्लोप इसकी आप देख रहे हैं तो स्टीप जरा कम हो गई है, तो प्राइस जो थोड़ी सी कम हो गई है टोटल में, ठीक है। तो इसको रेफर कर लें, कौन सा पॉइंट था ये, रॉ मटेरियल जी है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इफ बल्क डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन ऑल परचेजेस वंस द टोटल परचेज एक्सीड्स अ, टोटल परचेज नहीं, टोटल परचेज होना चाहिए, टोटल परचेजेस एक्सीड अ सर्टेन लेवल। तो कौन सा पॉइंट है ये, जी पॉइंट जी। और ये कौन सा था, ओके जी। अब 2 रह गए हैं, वो 2 कल इंशाल्लाह यानी मंडे को करवा दें। नहीं, हाँ हाँ बना लो। असल में ना वो वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, यहां से भी शुरू कर दें तो भी, लेकिन उसने बढ़ना फिर भी उसी तरह से ही है, ये देख लो। तो आप इसको यूं कह लो, अब मैं उससे ज्यादा और क्या डिस्काउंट नीचे लाता, अब यूनिट्स में तो यहां पर भी तो रखना था ना, ये कॉस्ट भी थी, इसको यूं कर लें जी।